प्रोग्राम लेट्स टॉक को मैं अंजुम रिजवी ख़वातीन हज़रात ये प्रोग्राम लाइव आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और कोशिश ये होती है कि जो मसाइल या जो सवालात मेरे जहन में हैं वो अब तक पहुँचाऊँ और उनका जवाब भी कहीं से तलाश करूँ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप मुझे बरास्ता ईमेल भी भेजते रहते हैं, तो स्टूडियो में मैं मोतबर शख्सियात को बुलाता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि उन सवालों के जवाबात मैं भी तलाश करूँ, आप भी तलाश करें, और प्रोग्राम के ख़त्म होते होते अगर तमाम जवाबात मिल नहीं जाते तो कम से कम हमारी सोच के ज़ाविये जो हैं वो दुरुस्त सम की तरफ गामज़न हो जाएं। मेरे प्रोग्राम में फेसबुक भी ऐड हो चुका है, फेसबुक का पेज है, थोड़ी देर में स्क्रीन पे आ जाएगा www.facebook.com/अंजुम रिजवी। रिजवी की स्पेलिंग RYZVIE है। शो के बाद आप इस पर मुझसे भी रब्ता कायम कर सकते हैं, अपनी राय भी भेज सकते हैं। आप मुझे ट्विटर पे भी रब्ता कर सकते हैं www.twitter.com/अंजुम रिजवी ANJUMRYZVI। आप इस पर मुझे ट्वीट भी कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे। मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स पे रोज़ बरोज़ सूरत हाल आप तब्दील होते हुए देख भी रहे हैं। अखबारात के सफ़े भी सारे के सारे आप पढ़ते रहते होंगे, तजिया निगारों के तजिए भी करते होंगे। ऐसी एक तजियाकार मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम नवीस हैं और तजियाकार हैं, जनाब आगा मसूद हुसैन साहब। उनसे बात करते हैं। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो तशरीफ लाने का। शुक्रिया कि आपने बुलाया। आगा साहब, पै दर पै कई चीज़ें हो गई। इधर बन्नू में जेल तोड़ने का एक वाक़या हो गया जिसमें कि 300 से ज़्यादा वो अपने कैदियों को ले गए और तहरीक तालिबान ने उसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। साइमल्टेनियसली उसी दिन काबुल धमाकों से गूंज उठा, उसके डिप्लोमेटिक एनक्लेव में बहुत सारे धमाके हुए, वहाँ पे भी बहुत हुआ। इधर टारगेट किलिंग कराची में भी बढ़ गई। आज के अखबार में भी अगर आप देखें तो 8 से 10 अफराद की आपको फहरिस्त नज़र आएगी। कोयटा में हज़ारा बरादरी जो है वहाँ सेक्टेरियन वायलेंस हम देख रहे हैं कि उनको पहले तो चुन चुन के मारा जा रहा था, लेकिन अब वहाँ पे एज अ बरादरी या एज मजहबी एक उसके तौर पे फ़िक़े के तौर पे उनको निशाना बनाया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में भी ये अचानक होने लगा है, बसों से उतार के शनाख्ती कार्ड देख देख के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ये सूरत हाल इतनी क्योस, क्या तज़िया करेंगे इसका आप? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। बात असल ये है कि आपने यानी मैं ये उम्मीद रख रहा था कि आप एक एक मौजू को मेरे सामने रखते, लेकिन खैर आपने बहुत से मौजू एट ए टाइम मुझ पर यानी मुझे मेरे सामने पेश किए। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे कि देखिए, पहले हम चलते हैं कोयटा, और कोयटा में हम ये देखते हैं कि जो हज़ारा कम्युनिटी को जिस तरीके से तहक़ीक़ किया जा रहा है, मारा जा रहा है। आप देखें कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 30 हज़ारा के जो हैं लोगों को मारा, जिसमें एक लेडी डॉक्टर भी है। देखिए, हज़ारा के सिलसिले में आपको मालूम है कि वहाँ जुनूदुल्लाह जो है ना, जो जुनूदुल्लाह ग्रुप है वो बड़ा एक्टिव है, ईरानी बलूचिस्तान वाला, और उसके साथ जो है जंगी ग्रुप भी शामिल हो गया। फिर ये है कि जो टेररिस्ट वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं वो भी शामिल है। इनका बुनियादी मकसद ये है कि किसी तरीके से ईरान को आइसोलेट किया जाए। ईरान के सिलसिले में जो इनके मतलब ताल्लुकात हैं वहाँ के लोगों के, यानी हज़ारा कम्युनिटी के, क्योंकि देखिए ईरान इस वक्त इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुजरा है। पाकिस्तान से ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इस वक्त ईरान के अंदर है। तो ये वो चाहते हैं कि अगर यहाँ पर कोई खुदा न खास्ता कोई तब्दीली आए, ईरान के अंदर कोई बड़ी वाक़या पेश आए, जैसे कि मैं आपकी खिदमत अर्ज़ करूँगा, तो वो चाहते हैं कि पहले आइसोलेट करें। तो आइसोलेट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जो अहले तशी हैं, जो सैयद लोग हैं, वो क्योंकि ज़ाहिर है कि अपनी ज़ियारत के लिए जाते हैं, ईरान से उनका एक रूहानी मतलब ये सिलसिला है जिस पर कि आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। तो चुनाचे वो ये चाहते हैं कि एक तो ताफ्तान का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। पहले तो बस के जरिए आप जाते थे ताफ्तान से फिर आप जाहिदान से फिर ऑनवर्ड टू ईरान जाते थे, तेहरान जाते थे, लेकिन अब वो रास्ता भी बंद हो गया, यानी मतलब, और फिर ट्रेन सर्विस भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। तो एक तो उनका ये है कि उन्होंने आइसोलेट कर दिया। दूसरा तरीका ये है कि उनको ये मालूम है कि अगर ईरान और 6 ममालिक के माबैन जो बातचीत तुर्की में जुमे से शुरू हुई है वो अगर नाकाम होती है तो आपको हैरत होगी सुन के, बल्कि आपने पढ़ा होगा कि बाकायदा वाशिंगटन पोस्ट ने तो ये लिख दिया है कि हम मजीद सैंक्शन लेके आ रहे हैं। बाराक ओबामा का भी बयान है। दूसरी ये है कि उन्होंने कहा फिर हम इजराइल को नहीं रोक सकेंगे, यानी अगर वो बातचीत जो है वो जून तक कामयाब नहीं होती, यानी 6 to 7 वीक्स तक ईरान के और वो 6 ममालिक के दरमियान, और ईरान ने अगर अपना एटमी प्रोग्राम के सिलसिले में कोई वजाहत पेश नहीं की और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अरकान को नज़र से लेके
और असफहान तक के जितने भी इनके मिलिट्री बेसेस हैं उन तक जाने की इजाज़त दी थी, तो हम एक और सख्त किस्म का सैंक्शन लेकर आएंगे, इसके बाद फिर हम इसराइल को नहीं रोकेंगे। तो ये पेश खेमा है जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ना, पाकिस्तान के अंदर, तो ये एक इंटरनेशनल जो है वो कॉन्स्पिरेसी है कि ये लोग जो अहले तशी हैं इनको हम इस हद तक मतलब ये कि कमज़ोर कर दें कि जब कभी इस किस्म की कोई बात हो तो ये फिर उठ ना सकें। आपको मालूम है कि जब सद्दाम हुसैन ने हमला किया था शतुल अरब के सिलसिले में, तो आप देखें ये 8 साल तक जंग रही। आपने देखा कि सद्दाम हुसैन ने पहले क्या किया। सद्दाम हुसैन ने चोटी के जो वहाँ के अहले तशी थे उनको या तो मजबूर किया कि वो छोड़ के चले जाएं या फिर उनको कैद खानों में डाल दिया, उकुबत खानों में डाला। तो ये चीज़ें भी सामने रखनी चाहिए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं सिलसिला, देखिए एक तो तहरीक चल रही है जिसके अंदर बुगटी फैमिली कह रही है कि साहब हम आज़ादी चाहते हैं, है ना, एक तो ये तहरीक चल रही है। उस तहरीक के साथ ये सबसे खतरनाक तहरीक तो ये है ना, सेक्टेरियन, सबसे सेक्टेरियन जो है ना, ये सबसे बड़ी खतरनाक तहरीक है। और ये तहरीक जो है ये बाकायदा स्पॉन्सर्ड तहरीक है। इसके अंदर मतलब ये कि हमारे जनाब अमेरिका बहादुर शामिल है, इसके अंदर इजराइल शामिल है, इसके अंदर अमेरिका का हाथ है। देखिए आपने अभी जो गल्फ वॉर की पहली गल्फ वॉर की बात की, डेजर्ट शील्ड की, जिसमें कि जब इन्होंने बगदाद पे बम बरसाए और इराकी फौज को शिकस्त दी, इजिप्शियन आर्मी और ये सारी थी, अमेरिकन की सपोर्ट थी। उसके बाद कुछ तजिया नकारों ने ये कहा था कि अगर ये सद्दाम को मारना चाहते हैं तो मार सकते थे, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल कर दिया। यानी आप सीनियर जॉर्ज बुश की बात कर रहे हैं, सीनियर जॉर्ज बुश रीइंस्टॉल कर दिया। उस वक्त भी कुछ तजियाकारों ने ये लिखा था कि अमेरिका के मफाद में शिया बेल्ट नहीं है, क्योंकि अगर सद्दाम वहां चला जाता तो उनको ये था कि शियों की चूंकि वहाँ अक्सरियत है, 70% है इराक में, तो उनकी हुकूमत अगर कायम हो गई तो ये ईरान और ये पूरी बेल्ट इराक की, तो ये इनको, और फिर उधर हिजबुल्लाह लबनान में, तो इनको सूट नहीं कर रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो क्या ये सूरत हाल अभी वही प्रिवेल कर रही है? मैं समझना चाह रहा हूँ मैं आपसे कर रहा हूँ इसमें, यानी अमेरिका का हाथ है। देखिए नहीं, अमेरिका है, इजराइल है, और इसके अलावा हिंदुस्तान के अंदर देखिए आप एक बात समझें कि इस वक्त पाकिस्तान को, मगर हिंदुस्तान में तो कोई ऐसी नहीं, देखिए ये सारी तजर्बा पाकिस्तान तजर्बा की बात नहीं है। मतलब पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान जो है ना वो हिंदुस्तान से बराह रास्त ईरान जो है उसके कोई बॉर्डर तो नहीं मिलते, बॉर्डर तो पाकिस्तान के मिलते हैं। फिर दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के या 20% जो अहले तशी हैं वो तो ताफ्तान के रास्ते जाते हैं या हवाई जहाज के जरिए जाते हैं। अब तो ताफ्तान का रास्ता बंद हो गया। देखिए मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, दो कुव्वतें जो काम कर रही हैं, एक तो ये कि अगर खुदा न खास्ता ईरान पर कोई अटैक होता है, जैसे कि आपको मालूम वाशिंगटन पोस्ट ने जो लिखा है और बाराक ओबामा ने कहा है कि हम इससे सख्त जो सैंक्शंस लाने वाले हैं, अगर जून तक ईरान ने ये फैसला नहीं किया कि अपने सारे जो उनके एटमी तनसीबात हैं उनको इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी नहीं खोला, तो हम इनके खिलाफ फैसला करेंगे, पहली बात। दूसरी बात देखिए, एक और कुव्वत जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है वो ये है कि पाकिस्तान को इतना कमजोर कर दो कि वो साउथ एशिया में हिंदुस्तान की हेजमोनी के तहत जिंदगी गुजारे। तो ये जो तहरीकें चल रही है पाकिस्तान के अंदर वो इसलिए चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो कोई बड़ी सियासी क़यादत मौजूद नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उस मौजूदा हुकूमत के पास कोई विजन नहीं है, कमज़ोर हुकूमत है। और कमज़ोर हुकूमत जो है वो बुनियादी तौर पर उसका एक ही काम है कि मफाहमत के ज़रिए जो है आप पैसा बनाएं, है ना, करप्शन करें, और यह है कि बाकी जो है हर चीज़ से सरफे निगाह कर लें। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त जबकि मैं आपकी खिदमत बात कर रहा हूँ, बलूचिस्तान के अंदर देखिए आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान हुआ, मैं अगर आप उसको पढ़ें यकीन करें उसमें जो पैसा गया है वो बहुत अच्छा है अगर उसको इम्प्लीमेंट करते। लेकिन वहाँ की जो हुकूमत है, असलम रईसानी साहब इतने डरपोक वाक़े हुए हैं कि वो अपनी गाड़ी पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लगा सकते, ठीक है। फिर ये कि वहाँ कोई अपोजिशन नहीं है, एक आदमी की अपोजिशन है। और आपको मुझसे ज्यादा इस बात का इदराक है कि ये सारे लोग जो है ना वो वसाइल जो कि अवाम को बलूचिस्तान के जाना चाहिए ये सब लूट के खा रहे हैं। तो इनको क्या दर्द है पाकिस्तान के लिए? तो आज जो सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि वो कुव्वतें जो ज़ेरे ज़मीन काम कर रही हैं पाकिस्तान के को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर रही हैं, और वो कुव्वतें जो सरफेस पे हैं, जो नज़र आ रही हैं, यानी ये कि बलूचिस्तान के अंदर जो भी दहशतगर्दी हो रही है इसको कम से कम ये कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कितनी बलूचिस्तान की आबादी होगी? मेरा ख्याल है 84 लाख कितनी टोटल पॉपुलेशन होगी? 4% ऑफ द होल ऑफ द पाकिस्तान। दीज पीपल आर एक्चुअली दे आर हैंड एंड ग्लोव, मैं आपसे बताऊं। और फिर लेवीज भी इनके साथ मिली हुई है। ये भी आपकी खिदमत अर्ज करूं, क्योंकि लेवीज को पैसे तो सरदार देते हैं। ये पहला दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब दिस इज हिस्टोरिकल कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ ए कंट्री व्हिच इज इंडिपेंडेंट। द मनी दैट गोज टू द लेवीज doesn't go by the government, it goes by sardars, and sardar can manipulate them, they can use them, they can use for their own benefit, their own interest. So
तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, अगर मेरा ख्याल है कि जो भी मतलब इस हुकूमत में है, और उनको कम से कम ये कि मैं एक बहुत ही पोलाइट लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर वो नहीं जागे, अगर वो बेदार नहीं हुए, अगर उनको इस बात का इदराक नहीं कि क्या होने वाला है, तो मैं समझता हूँ कि खुद पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा मतलब ये कि हालात खराब होंगे, और इसका अंदाजा भी नहीं है इस हुकूमत करने वालों को, क्योंकि ये तो माल बनाने में लगे हुए ना, इनको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आदमी मर रहे हैं, भूख है, मेडिसिन की कीमतें बढ़ चुकी हैं, गैस नहीं है, पानी नहीं है। कराची में पानी कहाँ है? आपके घर में पानी है? पानी नहीं है कराची में। तो आप यूँ बताइए कि ये सारी सूरत हाल किस बात की गमाजी करती है? आपने एक जुमला कहा, बहुत अच्छा जुमला कहा, आपने कहा कि हिंदुस्तान में क्यों नहीं है। हिंदुस्तान में चेक एंड बैलेंस है, जमहूरियत के जरिए वो चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ है। आप वहां पर किसी भी आदमी ने अगर एक स्कूटर भी खरीदी है ना, तो फौरन हुकूमत का एक नुमाइंदा आता है, पूछता है कि ये पैसे कैसे आए, क्या आपने टैक्स दिया कि नहीं दिया। यहाँ पर तो सियासतदान तो टैक्स देता नहीं है ना। फिर ये कि ना आपकी ज़राई आमदनी पे कोई टैक्स है। तो आप मुझे बताइए कि 2%, मैं तो ये मेरा ख्याल है ज्यादा बता रहा हूँ, 2% लोग अंजुम रिजवी साहब जो नौकरी पेशा हैं, टैक्स देते हैं, मल्टीनेशनल है, इनसे आप लेते हैं। मैं मुझ जैसे गरीब आदमी, आप जैसे गरीब आदमी उनके सोर्स से कटते हैं। आप मुझे बताइए, हाउ कैन यू रन ए कंट्री? ये बताइए, इसी सारे तनाजुर में अब ये जो आपने बात की है कि कुछ कुव्वतें हैं जो खलफिशार फैला रही हैं, मायूसी फैला रही हैं, बिल्कुल, और जाहिर है टारगेट ये है कि मुल्क कमजोर से कमजोर नाउजुबिल्लाह, यानी खुदा ना खास्ता खाकम बदहन होता जाए। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तकरीर जो थी, ये ज़रूरी था कि 23 मार्च को सरफेस पे लाई जाए। ये तो इंटरनेट पे पिछले 4 साल से गर्दिश कर रही है, और ये यूट्यूब पे चढ़ी हुई है पिछले 3-4 साल से। इंडियन जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये, इससे पहले सिर्फ ऑडियो टेप था, उसके बाद इसका एक टेप भी आ गया। अच्छा, इंडिया विंस ऑडियो वीडियो आ गया, ऑडियो वीडियो आ गया। उनकी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में वो लिख चुकी हैं ऑलरेडी। वो जो 25-26 सफ़ात थे जो उन्होंने कहा था मेरी मौत के 10 साल बाद, वो भी उसमें शामिल हो चुके हैं। उन्होंने यही तज़िया दिया था, ठीक है वो एक कांग्रेसी सियासतदान थे, कांग्रेस का अपना एक तज़िया है, लेकिन अब ये ज़रूरी था कि इस सारी कन्फ्यूजन की फ़ज़ा में, मायूसी की फ़ज़ा में उस तकरीर को भी सरफेस कर दिया जाए। अंजुम रिजवी साहब, ये गरीब आदमी, खादिम, कमज़ोर आदमी, अल्लाह पाक ने मुझे ये मौका दिया कि जब ये टेलीविज़न पर ये प्रोग्राम चला, तो मैंने रोज़नामा जंग में इसका जवाब लिखा, और मैंने उस पर लिखा अबुल कलाम आज़ाद, पाकिस्तान और तारीख़ी हक़ाइक़। आप यकीन करें कि पाकिस्तान से मुतालिक जो गुफ्तगू अबुल कलाम आज़ाद कर रहे हैं, इससे पहले गुफ्तगू तो जनाब गांधी जी भी करते थे। वो ये कहते थे कि 6 महीने में पाकिस्तान दोबारा अखंड भारत बन जाएगा, और मैं अपने रूठे भाइयों को बनाने के लिए आ रहा हूँ जनवरी में। और फिर इनके बाद ये कि नाथूराम गॉडसे ने उनको मार दिया, तो वो नहीं आ सके। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो अबुल कलाम आज़ाद की बातें बता रहे हैं, उनको कायद-ए-आज़म कहा करते थे शो बॉय ऑफ कांग्रेस। अगर अबुल कलाम आज़ाद साहब इतने ही बहादुर थे, जो मैं अपने कॉलम में लिखा, अगर इतने ही बहादुर थे, तो जब कांग्रेस की मरकजी कमेटी का इजलास हुआ और जिसमें पाकिस्तान से मुतालिक, पार्टीशन से मुतालिक गुफ्तगू हुई, तो आपको अंजुम भाई सुन के बड़ी हैरत होगी कि 15 हिंदू कांग्रेस ने उसकी मुखालफत की। गांधी जी बैठे हुए थे, है ना, उनकी मुखालफत की कि हम पार्टीशन के हक में नहीं है। द रेस्ट ऑफ द पीपल, जिसमें अबुल कलाम आज़ाद भी शामिल थे, नेहरू भी शामिल थे, पटेल भी शामिल थे, सब ने कहा कि नहीं होना चाहिए पार्टीशन। गांधी जी के अल्फाज, जसवंत सिंह का जो आपके दोस्त हैं, जसवंत सिंह की किताब में लिखा हुआ है, गांधी जी ने कहा कि द पार्टीशन ऑफ इंडिया विल टेक प्लेस ओवर माय डेड बॉडी, ये कहा। फिर जब इनकी मुलाकात हुई जनाब माउंटबेटन से, तो मुलाकात के बाद फौरन मीडिया से ये बात करें, उस वक्त का जो अखबार नवीस थे, तो वो कहने लगे कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं आपको एक ऐसी खबर सुना रहा हूँ जिसमें आपको खुशी नहीं होगी। हमें हालात और वाक़यात ये बता रहे हैं कि हम जो है पार्टीशन जो है उसको हम तस्लीम करते हैं। जनाब आप मुझे बताइए कि जब वो इतने बड़े बड़े लीडर, पटेल, गांधी, नेहरू, तो अब अबुल कलाम आज़ाद अगर कोई बात कर रहे थे, तो अबुल कलाम आज़ाद ने, तो लोगों को यही नहीं मालूम कि अबुल कलाम आज़ाद ने तहरीक मवालात में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लाखों मुसलमानों को बर्बाद दिया, कहा कि आप काबुल चले जाएं, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान है ये दारुल हरब है, ये दारुल इस्लाम नहीं है। वो जो एक देवबंदी, जी, तो आप मुझे